अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इकोनॉमिक्स इको 401 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 28 में। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें फ़र्स्ट पे होगा द यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, सेकंड है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, थर्ड वन इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज़ आल्सो कॉल्ड जीडीपी, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक, मेथड ऑफ मेजरिंग जीडीपी, द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, द एक्सपेंडिचर मेथड एंड द फैक्ट्री इनकम मेथड। उसके बाद अगला टॉपिक होगा वैल्यू एडेड, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, डिफरेंट बिटवीन टोटल वैल्यू एंड वैल्यू एडेड। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है द यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। यहाँ पे एक हमें सेइंग दी गई है या हमें एक कोड दिया गया है। कोड से मुराद ये होती है जैसे कि अशफाक अहमद साहब को आप जानते होंगे। अशफाक अहमद साहब के बहुत से कोड जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। एक मुहावरा के लें या अक़वाल ज़रीन जिनको हम कहते हैं, उसमें जैसे कि अशफाक अहमद साहब का एक कोट है कि हम अल्लाह को तो एक मानते हैं लेकिन अल्लाह की एक नहीं मानते। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये किसी इंग्लिश पोइट का या नॉवलिस्ट का कोट है। फुल कोट ये है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज, यानी कि झूठ जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं। पहला जो एक नॉर्मल झूठ जो है हम आम गुफ्तगू में बोलते हैं, दूसरा होता है डेमंड लाइज एंड थर्ड वन इज़ स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू मार्क ट्वेन, यानी कि जो मार्क ट्वेन है उनका कोट है ये यहाँ पर दिया गया है। तो स्टैटिस्टिक्स जो डेटा है वो भी झूठ बोलता है। तो इस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि जो डेटा हमारे सामने प्रोवाइडेड है वो सही है या गलत है? तो उसके लिए ये 7 to 8 चीज़ें हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डेटा हमें दिया गया है वो ठीक है या नहीं है, या ये चीज़ें आप उस डेटे में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है डेटा माइट बी यूज सेलेक्टिवली, यानी कि डेटा जो है वो सिलेक्टिवली यूज्ड होना चाहिए। सर्टेन इन्फॉर्मेशन माइट बी एक्सक्लूडेड, यानी कि बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें से निकाल देनी चाहिए। उसमें क्या है, इन्फ्लेशन एज अ होल माइट हैव इंक्रीज बट फूड इन्फ्लेशन माइट हैव फैलन। अगर एक आपको डेटा दिया जा रहा है इन्फ्लेशन से रिलेटेड और इन्फ्लेशन में एज अ होल फिगर आपको दे दिए गए हैं कि भाई गुर्बत जो है वो 40% बढ़ी है, लेकिन उसके अंदर ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि ग़िज़ाई किल्लत जो है वो पिछले साल जो है वो 20% हो और इस टाइम जो है वो 2% पे आ गई हो। तो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन है वो तो कम हुई है ना। गवर्नमेंट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ होल नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, एक इकोनॉमी को एज अ होल देखते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक फर्म के ऊपर नहीं हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते। तो गवर्नमेंट की कोशिश प्रायोरिटी वाइज चीज़ें सेट होती हैं। तो फूड जो है वो ग़िज़ाई किल्लत जो है उससे बचना वो जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। तो गवर्नमेंट हो सकता है इन्फ्लेशन में यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। आप अक्सर खबरें सुनते होंगे कि ग़िज़ाई किल्लत से बहुत ज़्यादा बच्चे मर गए या माओं को जो है वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बड़े मसले मसाइल का सामना हो रहा है। तो ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करना फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो इसी तरीके से आप जब इस डेटे को फॉलो कर रहे हो या आप किसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देख रहे हो, तो ये इन्फ्लेशन पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपने इन्फ्लेशन में ये भी देखना है कि फूड इन्फ्लेशन हो सकता है कम हो रही हो, गवर्नमेंट उस तरफ काम कर रही हो और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो सेकंड क्या है, इन ग्राफ द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्केल्स यूज्ड माइट बी सच इन अ वे एज टू पॉइंट वेरी ड्रामेटिक और टोटली बेनिगन पिक्चर ऑफ द थिंग्स, यानी कि ग्राफ जो है वो इतना घुमा फिरा के आपको दिखाया जाए कि आपको समझ में ही ना आए। यानी कि ग्राफ किस लिए यूज़ होते हैं दुनिया में? अगर कोई आसान ज़बान होती है जो आप एक चीज़ सामने वाले बंदे को समझाना चाहते हैं, तो ना कि आप उसकी इतनी डिटेल लिखें, तो आप क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करके दे देते हैं। उससे ईजिली सामने वाले बंदे को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आपको अगर ग्राफ पढ़ना नहीं आता तो आप बोलें भाई ग्राफ तो बिल्कुल ठीक ही नहीं है, ये तो ईजिली नहीं है। ग्राफ डिफ़िकल्ट होते हैं लेकिन उन ग्राफ्स को आपको समझना आना चाहिए। जैसे कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ें प्लॉट हुई हुई हैं, वाई एक्सिस पे क्या चीज़ें प्लॉट हुई हुई हैं, और ये लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे ग्राफ को। जैसे ये जो ग्राफ हमें दिया हुआ है ये लाइन ग्राफ है। अब इसमें क्या है, ये देखें, ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस कहलाता है और ये वाला एक्सिस जो है एक्स एक्सिस कहलाता है। इसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं और इसको हम वर्टिकल कहते हैं। यहाँ पे देखें क्या प्लॉट हुआ हुआ है, रुपीज़ या डॉलर प्लॉट हुए हैं, यानी कि 30, 60, 90 ये पैसे। एक मिसाल ले लें कि आप ये पैसे प्लॉट हुए हैं और उसके बाद ये ईयर्स दिए हैं, यानी कि 1990 में था ये समथिंग, जो 1990 और 91 के मिड में जो था ये हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो 31 या 32 था। और जैसे 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 टाइम बढ़ता रहा 99 में डॉलर जो है हमारा 90 रुपीज़ तक पहुंच गया। और इस ग्राफ को अगर ऊपर ले जाएंगे, आज तो ये ग्राफ मेरे ख्याल यहाँ पे 270 टू 300 तक ग्राफ होगा और 270 पे हमारा डॉलर पहुंचा हुआ होगा। तो ये एक ईजिली समझ में आ जाता है, ना कि आप लिखें वो लाइन पढ़ें। अब आप देखेंगे डायरेक्ट ग्राफ के भाई 1990
1998 और 1999 के दरमियान अगर हम देखते हैं तो डॉलर हमारा 90 रुपीज़ पे था। तो इस तरीके से आपने पहले वाई एक्सिस को पढ़ना है, उसके बाद एक्स एक्सिस को पढ़ना है, फिर उस पर क्या चीज़ें प्लॉट हुई हैं उसको देखना है, उसके बाद ये प्लॉट ग्राफ कौन सा है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, उस चीज़ को देखना है, एंड देन ईजिली आप समझ जाएंगे। थर्ड क्या है, वैल्यू यूज माइट बी एब्सोलूट नॉट प्रोपोर्शनल, यानी कि एब्सोलूट वैल्यू यहाँ पर यूज़ हुई हो, यानी कि ऐसी वैल्यू ना यूज़ हुई कि आपने एवरेज लेके वैल्यूज़ का यूज़ कर दिया, बिल्कुल एब्सोलूट जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़ हुई हो। यानी कि अब यहाँ पर मिसाल देने के पीपल माइट पेइंग हायर टैक्सेस, यानी कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, लेकिन वो जो टैक्स है ये इनकम के ऊपर आ रहा है, वो ज़्यादा कमा रहे हैं इस वजह से वो टैक्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या होता है, द सेम में है फॉरेन इनकम माइट हैव राइजन इवन हायर। तो इस तरीके की चीज़ें जो है, ये टैक्स रेट जो है गवर्नमेंट के पास बेशक टैक्स आ रहा है, लेकिन लोगों की इनकम भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, वो सिर्फ इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, दूसरी चीज़ें जो है उन पे हो सकता है टैक्स न दे रहे, और हमारे यहाँ बदकिस्मती से यही हो रहा होता है। क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइट बी इग्नोर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन हैं वो इग्नोर कर दिए हैं। इससे क्या मुराद है इनकी, वाइल द इकोनॉमी माइट हैव बिकम रिचर ओवरऑल द ओनरशिप ऑफ द हायर वेल्थ माइट बी हाईली स्किल्ड सो दैट द रिच बिकम सो दैट द रिचर हैव बिकम रिचर एंड द पुअर पुअरर, यानी कि अमीर लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा टैक्स जो है जितना उनको देना चाहिए वो नहीं देते। उससे क्या होता है, वो अपनी दौलत को होल्ड करके रखते हैं, टैक्स बचा के रखते हैं। उससे क्या होता है कि अमीर जो है वो अमीर होता रहता है और गरीब जो है वो गरीब तर होता रहता है। इससे मेन चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट जो अपनी एक्सपेंडिंग करती है, प्रोजेक्ट्स निकालती है, दूसरी चीज़ें करती है, वो उसी वजह से करती है, टैक्सेस से ही करती है। जब हमारे लोग टैक्स ही नहीं देंगे, जिन पे टैक्स बनता है, अगर वो टैक्स ही नहीं देंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से गरीब को सब्सिडी देगी और दूसरे मामलात करेगी। डेटा माइट भी नॉमिनल और रियल, यानी कि नॉमिनल डेटा होना चाहिए या तो रियल डेटा होना चाहिए। नॉमिनल डेटा क्या होता है, इज़ रिकॉर्डेड इन मनी टर्म्स, जो कि पैसों में कैलकुलेट किया जाता है, अनएडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जो कि इन्फ्लेशन के लिए एडजस्टेड नहीं होता। रियल डेटा इज़ अ नॉमिनल डेटा एडजस्टेड फॉर चेंज इन प्राइसेस, जबकि रियल डेटा जो है वो प्राइसेस के ऊपर बेस्ड किया जाता है। मोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा इज प्रेजेंटेड एनालाइज इन रियल टर्म्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मोस्टली डेटा यूज़ होता है वो रियल डेटा यूज़ होता है, यानी कि प्राइसेस में उसको टर्म्स किया जा रहा होता है। सो एज टू परमिट मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन एंड क्रॉस कंट्री कंपैरिजन, ताकि कंपेयर किया जा सके। सर्टेन टाइम पीरियड माइट बी एक्सक्लूडेड, ई.जी. इकोनॉमिक ग्रोथ माइट बी 4.5% ओवर द 1990 to 95 टाइम फ्रेम, बट ओनली 3.5% ओवर द 1988 to 97। अब एक मिसाल ले लें, एक गवर्नमेंट ने जो है वो 5 साल परफॉर्मेंस की है, सही है, 5 साल तक वो गवर्नमेंट रही है। अब वो जब अपने टैक्स पेयर्स के पास जाती है, अपने वोटर्स के पास जाती है, तो वो क्या करती है कि 5 साल जो उन्होंने हुकूमत की है, तो वो शुरू के जो 3-4 साल हैं वो नहीं दिखाते, एंड के जो 2 साल हैं उसमें दिखा देते हैं कि भाई हमारी जो है देखें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 4.5% हुई है, लेकिन जो शुरू के 2-3 साल है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो वो चीज़ें वो नहीं दिखाते हैं, आपको सिर्फ वो डेटा दिखा रहे होते हैं जो कि उनके लिए फेवरेबल होता है। डेटा माइट भी एग्रीगेट इग्नोरिंग पर कैपिटा कंसिडरेशन, यानी कि डेटा में बहुत सारी चीज़ें जो है इग्नोर कर दी हैं, जैसे कि पर कैपिटा होता है, अ कंट्रीज नेशनल इनकम गोज़ अप बट द पर कैपिटा इनकम गोज़ डाउन ड्यू टू अ बिगर पॉपुलेशन, यानी कि वो आपको ये दिखा रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। वो वसाइल, वो सारी चीज़ें, वो प्रोजेक्ट्स जो बढ़ती हुई आबादी के लिए जो वसाइल दरकार हैं वो भी तो आने चाहिए, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि भाई लास्ट टाइम जो पर कैपिटा इनकम थी वो 1% थी और अब वो 3% पे चली गई, लेकिन लास्ट टाइम जो 1% थी वो लोगों के लिए इनफ थी, लेकिन अभी जो 3% है वो आबादी इतनी बढ़ गई कि वो इन लोगों के लिए वो 1% से भी कम हो गई है। तो ये चीज़ें भी बड़े ध्यान में रखनी होती हैं। अब ये जो 7 नंबर पॉइंट है वो बोलने बिल्कुल अप्लाई होता है ग्रोथ रेट्स के भी ऊपर भी, कि भाई आबादी बढ़ गई है और ग्रोथ रेट जो है आप दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आबादी के लिहाज से तो वो ग्रोथ रेट कम है। अब सेकंड यहाँ पे जो है वो हमें एग्जांपल्स देके थोड़ा सा डिफाइन किया जा रहा है कि क्या होता है। ओल्ड गवर्नमेंट जो है उसने ABCD यानी कि 5 ईयर्स हैं, 5 ईयर्स के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, यानी कि A ईयर में 100 है, B में 110 है, C में 120 है, D में 130 है और E में 140 है, ठीक है। जब हम इसका मीन निकालेंगे, मीन क्या होता है, ये आप इन सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। टोटल नंबर से मुराद है 1 2 3 4 5 नंबर्स आपको दिए हैं, 6 10 इनका प्लस करेंगे, 6 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 122, यानी कि ओल्ड गवर्नमेंट का जो मीन आ रहा है वो 122 आ रहा है, न्यू गवर्नमेंट का मीन 191 आ रहा है। और मीडियन अगर आप लेंगे तो आपने सेंटर वाला नंबर लेना होता है, मीडियन से मुराद सेंटर नंबर होता है। 2 नंबर आपने यहाँ से छोड़े, 2 नंबर यहाँ से छोड़े, जो मिड में नंबर है वो आपने पिक कर लिया। देखें ये 120 आ गया और 75 आ गया। अब अगर आप इन टर्म्स ऑफ मीन देखें
तो ओल्ड गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो न्यू गवर्नमेंट से कम है। और अगर इन टर्म्स ऑफ मीडियन देखें तो ओल्ड गवर्नमेंट के नंबर्स अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू न्यू गवर्नमेंट के। अब जो ओल्ड गवर्नमेंट क्या करती है, वो ये वाला नंबर जो है वो पोर्ट्रे करके दिखा देती है कि भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जो न्यू गवर्नमेंट है वो ये वाला नंबर पोर्ट्रे करके दिखा देती है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, और ये चीज़ें नहीं दिखाती। तो इस तरीके से डेटा को मैनिपुलेट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। Nominal data is the data which is expressed in monetary terms, while real data is after adjusting normal data for inflation। यानी कि ये हम बात पीछे कर चुके हैं कि भाई नॉमिनल डेटा जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में दिखा दिया जाता है, और जबकि रियल डेटा जो है उसमें इन्फ्लेशन और दूसरी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद फिर वो डेटा प्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे हमें रियल जीडीपी और ग्रोथ रेट दिया हुआ है कि भाई 1982 से 1985 के दरमियान जो रियल ग्रोथ रेट है वो 3.5% है। यानी कि इन सबका अगर आप एवरेज ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये 3.5% निकल के आएगा। और 1979 से लेकर 1986 तक जो है वो डेटा 1.5% है, एवरेज है। इन सबको आप अगर एक्सेल में लिखेंगे और इनका एवरेज लेंगे तो एवरेज यही निकल कर आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो कि जीडीपी कहलाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द टोटल फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस इनसाइड अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। यानी कि एक साल के अंदर जितनी भी आउटपुट एक कंट्री प्रोड्यूस करती है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो दूसरा भी है, एक और डेफिनेशन हमें दी हुई है यहाँ पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। यानी कि एक गवर्नमेंट के होते हुए एक साल के अंदर इकोनॉमी ने क्या प्रोड्यूस किया विद इन अ ईयर, टोटल आउटपुट जो है उसका सम जो है वो के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफिशियल मेजर ऑफ हाउ मच आउटपुट और इकोनॉमी प्रोड्यूस। यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियली मेजर करती है कि कितना इकोनॉमी ने प्रोड्यूस किया है एक साल के अंदर। अब आगे आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक। फ्लो क्या होता है भाई? अ फ्लो फिगर रेफर टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो जो है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को मेजर करते हैं, फ्लो को जो है हम मेजर करते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। स्टॉक फिगर इम्प्लाइज अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द टाइम एंड देयरफॉर चेंजेस इंस्टेंटली। यानी कि अगर आप स्टॉक की बात करें, अगर स्टॉक्स वगैरह जो होते हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उनकी वैल्यू सेम रहती है और वो अचानक जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा इजी करके समझना चाहें तो अगर अकाउंटिंग आपने पढ़ी हो तो अकाउंटिंग के अंदर स्टॉक्स को जो है हम बैलेंस शीट्स कह सकते हैं और फ्लोज को जो है हम इनकम स्टेटमेंट कह सकते हैं। यानी कि सिंपल स्टॉक्स जो हैं वो बैलेंस शीट है और फ्लोज जो हैं वो के इनकम स्टेटमेंट है। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो जब आप बनाएं तो जब उसकी वैल्यूज़ चेंज आती हैं, और लेकिन बैलेंस शीट जो है उसकी वैल्यू आप बैलेंस कर लेते हैं उसको कैलकुलेट करते हुए। द चेंजेस इन स्टॉक मेजर चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। यानी कि स्टॉक में जो चेंज आता है कि एक इन्वेंट्री आपके पास बहुत अरसे से पड़ी हुई है तो उसकी वैल्यू उस टाइम पे क्या है। चेंज इन स्टॉक आर नॉर्मली गुड लीडिंग इंडिकेटर ऑफ वेयर द इकोनॉमी इज़ लाइकली टू हेड इन द नेक्स्ट 6 मंथ। यानी कि स्टॉक की जो चेंजिंग है वो एक अच्छा इंडिकेटर होता है इकोनॉमी के लिए कि अगले 6 माह में आपकी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी, ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है। यहाँ पे वही स्टॉक और फ्लो की डेफिनेशन को दोबारा दिया गया है जैसे कि हम ऊपर रीड कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। अ वेरिएबल और मेजरमेंट दैट इज़ डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट इन टाइम एज एक्सपोज टू अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक वेरिएबल और मेजरमेंट जो कि एक इंस्टेंट टाइम पीरियड के अंदर की जाए उसको हम स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी इज़ द स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन दैट एग्जिस्ट राइट नाउ। अदर इंपॉर्टेंट स्टॉक मेजर्स आर पॉपुलेशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, कैपिटल एंड बिजनेस इन्वेंट्रीज आर इंक्लूडेड इन स्टॉक्स। फ्लोज की एग्जांपल हम ऊपर डेफिनेशन जो है वो पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। जीडीपी इज़ द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। यानी कि जीडीपी जो है वो एक ईयर की हम लेते हैं तो ये एग्जांपल हो गई फ्लो की। इनकम इज़ अनदर फ्लो मेजर इंपॉर्टेंट टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ये एक इनकम जो होती है वो भी एक फ्लो का इंपॉर्टेंट मेजर्स होता है, आप इस पर भी स्टडी कर सकते हैं। अब जीडीपी को मेजर करने के कौन से मेथड्स होते हैं? यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं, द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, द एक्सपेंडिचर मेथड, द फैक्टर इनकम मेथड। सॉरी, द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड कौन सा होता है? सम्स द वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोडक्टिव एंटिटीज इन द इकोनॉमी। यानी कि जितनी भी फर्म्स जो हैं वो एक इकोनॉमिक्स के अंडर काम कर रही हैं वो कितनी वैल्यू एडिड करती हैं, उन सब का सम जो है वो
उन सब का सम करके अगर हम जीडीपी निकालते हैं तो ये प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड कहलाता है। द एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है कि आप जितनी भी फाइनल गुड्स और ट्रांजैक्शन आपकी इकोनॉमी में टेक प्लेस हुई आप उन सबको सम कर दें तो ये एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। और द फैक्टर इनकम मेथड क्या है, सम ऑल द इनकम अर्न बाय ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, यानी कि जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम इजीली डिस्कस कर चुके हैं ऊपर लेक्चर्स नंबर 16 में या इनिशियल लेक्चर्स में जो मिड टर्म के लेक्चर्स हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। तो तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने मिलकर कितनी इनकम की है उसका सम जो है वो इनकम मेथड कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको इजी करना चाहें तो जितनी वैल्यू ऐड की है तमाम प्रोडक्टिव फर्म्स ने उसका सम करें तो प्रोडक्टिव मेथड कहलाता है। अगर तमाम एक्सपेंसेस का सम करें और ट्रांजैक्शंस का सम करें तो एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। और तमाम इनकम का सम करें तो वो फैक्टर इनकम मेथड कहलाता है। अब वैल्यू एडिड को हम देख लेते हैं कि वैल्यू एडिड क्या होता है। वैल्यू एडिड इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड द सप्लाई यूज इन प्रोड्यूसिंग देम, यानी कि डिफरेंस एक जो वैल्यू ऑफ गुड्स यानी कि जो चीज़ें हम बना रहे हैं उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई और उसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हुई, उनका जो डिफरेंस है वो वैल्यू एडिड कहलाता है। इसको हम और ईजिली समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी गई है, जैसे कि वैल्यू एडिड इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको भी हम वैल्यू एडिड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फर्म ने जो है वो 500 रुपये खर्च किए किसी चीज़ को बनाने में और उसको बेच दिया 750 में। तो 750 में बेचा तो इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ या उसका प्रॉफिट हुआ आप कह सकते हैं वो कितना हुआ 250। तो ये 250 जो है ये वैल्यू एडिड कहलाएगा। उसके बाद फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। फाइनल गुड्स आर मीन फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय द एंड कंज्यूमर, यानी कि फाइनल गुड्स वो होती हैं जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ करता है। जैसे कि एक मिसाल ले लें, आप जो है मार्केट से जो है वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ आपको मोटर दे दे कि भाई ये मोटर है इससे आप कपड़े धो लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। पूरी वॉशिंग मशीन जब बन जाएगी तो वो फाइनल गुड कहलाएगा। मोटर जो है वो उसका एक इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा जो कि फर्दर प्रोसेसिंग होगी आगे। तो मोटर जो है हम उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। किस बेसिस पे कहेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज दैट आर इंटेंडेड टू फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि वो मोटर जो है वो तो बन गई लेकिन उसको अभी वॉशिंग मशीन में लगना, फर्दर प्रोसेसिंग से गुजरना, जब जाके एक कंप्लीट वॉशिंग मशीन बनेगी। और फाइनल गुड जो है जब सारे पार्ट्स जो हैं, टब जो है, पाइप है, बटन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग है, जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इन सब चीज़ों का फर्दर प्रोसेस हो जाएगा तो एक फाइनल गुड निकल के आएगा, तो एक वॉशिंग मशीन जो कि एंड कंज्यूमर आप या मैं मार्केट से बाय करके उसको यूज़ करेंगे। तो ये आगे यही फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड की डिटेल दी हुई है, मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको समझ गए। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू एंड वैल्यू एडिट का डिफरेंस आ रहा है कि टोटल वैल्यू और वैल्यू एडिट में डिफरेंस क्या है। इसके लिए हम पावर पॉइंट की स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ से हमें इजीली समझ में आ जाएगा। देखें डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू एंड वैल्यू एडिट। अब मिसाल ले लें, आप एक फर्म ए की फर्म है प्रोड्यूस करती है स्टील फ्रॉम रॉ आयरन, यानी कि एक लोहा है उससे जो फर्म ए है वो आयरन रोड्स बना रही है और उनको सेल करती है यानी कि 1 लाख रुपीज़ की फर्म बी को। और फर्म बी क्या करती है कि वो आयरन वर्क जो उसने 1 लाख रुपए की ख़रीदी उसको फर्दर प्रोसेस करती है कार की बॉडी बनाने के लिए और उसको सेल करती है 2 लाख रुपए में फर्म सी को। और फर्म सी क्या करती है कि वो कार की बॉडी ख़रीदती है और उसमें अदर पार्ट ऐड करती है और पूरी एक कार बना लेती है जिसको वो सेल करती है 4,50,000 रुपये में। अब वैल्यू एडिड और जीडीपी क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई, 1 लाख रुपये में फर्म ए ने आयरन रोड बनाई रॉ आयरन से और 2 लाख रुपये मज़ीद लगाकर जो है इसको फर्म बी ने, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, उसने कार की बॉडी बनाई, ठीक है। और थर्ड पर जो है वो फर्म सी थी, उसने मज़ीद पार्ट्स उसमें ऐड करके 4,50,000 रुपये लगाकर उसने एक कंप्लीट कार बना दी। जब इनका सम करेंगे तो यहाँ पे 7,50,000 आ गया। अब जीडीपी हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यू एडिड बाय ईच ऑफ द फर्म, यानी कि जीडीपी जो है वो ये जीडीपी नहीं हो जाएगा जो 7,50,000 निकल के आया, ये वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन्स हुई। लेकिन वैल्यू एडिड क्या होती है कि सम ऑफ द वैल्यू एडिड बाय ईच फर्म, यानी कि ईच फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड की, यानी कि लाख रुपए जो है वो फर्स्ट फर्म ने ऐड किया प्लस सेकंड वाली फर्म ने 2 लाख रुपए तो ऐड किए, लेकिन लाख रुपए तो फर्स्ट वाली फर्म के ऐड थे तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस 4,50,000 रुपीज़ थर्ड वाली फर्म ने तो ऐड किए लेकिन उसमें 2 लाख रुपीज़ जो थे वो फर्म ए के थे, हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो इज़ इक्वल टू यहाँ से 1 लाख ऐसे ही आ गए और 2 लाख में से 1 लाख माइनस हुए तो 1 लाख आ गए और प्लस 4,50,000 में से माइनस की 2 लाख तो 2,50,000। तो ये 4,50,000 जो है ये एक्चुअल जीडीपी है, सही है। आल्सो टोटल एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर और कार। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक्सपेंडिचर की बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पीछे
डिस्कस भी किए थे 3 मेथड, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी, यानी कि जितनी भी फर्म्स ने जो है फाइनल गुड्स के ऊपर ट्रांजेक्शन की, टेकिंग प्लेस हुई, उन सबको हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे जो मेथड यूज़ हुआ जीडीपी को कैलकुलेट करने का, वो एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर हमें एक एग्जांपल मज़ीद दी जा रही है, इसके लिए हम हैंडआउट पे चलते हैं कि किससे रिलेटेड एग्जांपल है। अब यहाँ पे हमें यही बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं कि भाई गुड कॉलम 1 है और सेलर कॉलम 2, 3 और 4 है, कि भाई स्टील प्रोड्यूसर है और उसके बाद मशीन प्रोड्यूसर है, और तीसरा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, उसके बाद स्टील प्रोड्यूसर है, उससे कार प्रोड्यूसर है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 3 लाख है, और मशीन प्रोड्यूसर है, उसके बाद कार प्रोड्यूसर है 2 लाख है, फिर टायर प्रोड्यूसर है, कार प्रोड्यूसर 50,000 है, फिर कार प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, फिर 5 लाख है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये 11,000 टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन आ रही हैं। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है कि कौन कितनी कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, जिसकी बेसिस पे हम वो कैलकुलेट करके निकालने क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन दी हुई है, हमें समझाने की दी गई है कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं और टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होती है। ठीक है गाइस, तो ये था आज का लेक्चर। अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है और एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मौजूद है। आपको जो तरीका सूटेबल हो आप हमें उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको ये नोट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। बदले में हम आपसे क्या चाहते हैं, हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीयू एक्सपर्ट टीचिंग चैनल को सपोर्ट करें। आपके वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और आप वीडियो को लाइक शेयर भले नहीं कर रहे हैं तो आप एक सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हम मज़ीद मोटिवेटेड हों और आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें और मज़ीद अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आएँ। थैंक यू सो मच गाइज़, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।